सर्वे तो आपने बहुत देखे सुने होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे सर्वे की बात कर रहा हूँ जो कि कम से कम 32 साल तक चला। सोचिए, 32 साल तक। 32 साल मीन्स एक पुरुष या लड़का विवाहित जीवन के बाद बड़े बच्चे का बाप बन जाता है। 32 साल। और ये किस पे चला? शादी पे। शादी पे बताओ, मैरिज पे 32 साल तक सर्वे हुआ। अब आप कहेंगे 32 साल क्यों लग गए जी? तो क्या आप सोचते हो कि ये एग्जिट पोल जैसे है, या चुनाव से पहले लोगों की इच्छा जाननी? मैरिज बहुत विशाल कलिष्ठ सब्जेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है। अलग अलग धर्मों के लोग आजकल आपस में विवाह कर लेते हैं। एक धर्म में मान्यता कुछ है, दूसरे में उसके उल्टी है। तो ऐसी शादियां सफल होती हैं या असफल। अब ये पुरुष आयोग के लिए बहुत विचारणीय विषय हो सकता है, क्योंकि पुरुष आयोग शादी और उसके बाद अनबन का विषय बन गया है। इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया कि यदि वैवाहिक जीवन में कोई उलझन हो, झगड़ा हो, फसाद हो, अनबन हो, शांति ना हो, तो पुरुषों के मानसिक स्टेटस पे बहुत भयंकर गंदा असर पड़ता है। वे ये नहीं सोच पाते कि उनके लिए क्या सही है या क्या गलत है। वो इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके बस में नहीं रहती है। पुरुषों के सहयोग के लिए कोई पुरुष आयोग नहीं होता, जबकि महिलाएं, ये पता लगा है कि महिलाओं का जो कमीशन है, वुमेन सेल, वो तो स्त्रियों को कानूनी और सामाजिक मदद देता है और उनको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी मदद करता है। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। उनके ऊपर घर की देखरेख का और खर्चों का, समाज का, परिवार का, ससुराल का, पुलिस का बहुत दबाव रहता है। वो अकेला पड़ जाता है और इससे उसके जीवन को बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि कई बार पता लगता है कि जीवन को समाप्त करने की भी नौबत आई और लोगों ने ऐसे गलत कदम उठाए भी। इजराइल की तेल अवीव जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये सर्वे हुआ था और 32 साल की रिपोर्ट जब कंसोलिडेट होके बाहर आई तो सबको बहुत हैरानी हुई। बीच बीच में रिपोर्टिंग होती रहती थी, छोटी मोटी बातें उभर के सामने आती रहती थी, लेकिन इसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया था कि सर्वे की रिपोर्ट पूरी तरह लीक ना हो। अभी मैंने कहा था कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग देश में, महाद्वीपों में शादी का रिवाज, शादी का स्टेटस सब अलग अलग है।
अब जैसे हमारे सनातन धर्म में इसको एक धार्मिक रीति रिवाज द्वारा किया जाता है, तो ये धार्मिक रीति रिवाज का हो गया। और कईयों में ये होता है अपना, क्या नाम है इसका, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, लॉ में हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, ठेकेदारी। कई जगह पे, कई धर्मों में ये एक ठेकेदारी जैसे कागजात बनते हैं, वैसी प्रक्रिया से गुजरता है। लेकिन सनातन धर्म में ये एक धार्मिक रीति रिवाज है, इसे जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता है। और हिंदू धर्म में तलाक शब्द के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब यूज़ होने लगा डाइवोर्स या तलाक, तो ये हिंदी भाषा का या भारतीय सभ्यता का नहीं है, ये बाहर से विदेशियों का शब्द है जो कि भारतीय नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मामला कभी सामने आया ही नहीं। विवाह के बाद विवाह विच्छेद का तो कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग लोग भारत में आए तो वो अपने साथ अच्छे और बुरे सारे अपने संस्कार भी लाए। तो एक के साथ दूसरी, दूसरी का साथ तीसरी, इस तरीके से कई संस्कृतियाँ आपस में जुड़ गई। अब वो घुल मिल कर अब बोलते हैं गंगा जमुनी। बताओ गंगा जमुनी क्या है? गंगा और जमुना, इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या पानी का मेल है या पानी के गुणों का है? ये ऐसे शब्द बना दिए गए जो सुनने में बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। भारत में प्रतिवर्ष तकरीबन 1 करोड़ शादियां होती हैं, उनमें से 80% हिंदू रीति रिवाज के साथ होती हैं। अब रीति रिवाज के हिसाब से यही आशीर्वाद दिया जाता है कि जन्मों जन्मों तक तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, ये साथ जन्मों जन्मों से बना हुआ आ रहा है, ऐसे ही आगे भी चलता रहे। हमारे देश की ये खासियत रही है कि 100 में से कोई एक शादी होती है जो टूट जाती है, यानी कि तलाक की नौबत आती है। तो ये उच्च कोटि के संस्कारों का अपना प्रभाव है। बाकी आप विदेशों में तो देखते हैं कि हर हफ्ते नई शादी कर लेते हैं और उनका एक साथी से मन लगता ही नहीं है, मन भर जाता है। लेकिन ऐसा हिंदू रीति रिवाज में नहीं था, तलाक शब्द का कोई मतलब नहीं था। अब पुरुष आयोग और महिला आयोग भारत में बनने बहुत ज़रूरी थे, लेकिन किसी वजह से राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ महिलाओं को संरक्षण दिया और पुरुषों को उनके हाल पे छोड़ दिया। हो सकता है इसका फ़ायदा उन्हें कुछ चुनाव में दिखता हो, या किसी एक विशेष धर्म को वो संतुष्ट करना चाहते हों, और कई बातें हो सकती हैं जो कि लोगों के, करने वालों के दिलों में छुपी होती है, दिमाग में छुपी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना के रोबोट के दिमाग को नहीं पढ़ा जा सकता है, ऐसे इंसान के दिमाग को भी पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। पुरुष आयोग के गठन के दौरान जब हम डिस्कशन करते हैं, कोई एडवोकेट वाला हम बैठ के कोर्ट में, तो ये होता है कि 100 में से एक का तलाक हुआ तो 99 शादियां चली आपस में, कोई मनमुटाव नहीं था, अलग नहीं हुए।
लेकिन इसी के बीच में एक दबा छुपा क्वेश्चन भी उठता है कि 99 शादियाँ क्या पूरी तरह सफल ही हैं जो चल रही हैं, या किसी कारण से उनके अंदर भी मतभेद है। अगर उनके अंदर मतभेद है तो वो सामने क्यों नहीं आते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं कि लोग कचहरी का दरवाज़ा नहीं खड़काते, पत्नी महिला आयोग में नहीं जाती है, पुरुष पुरुष आयोग के लिए नहीं जाता है। अब कुछ लोग जो जंतर मंतर पर धरना देते हैं और पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, वे कितने प्रतिशत में आते हैं, उनकी क्या संख्या है? अभी इसके ऊपर एक सर्वे चल रहा है, लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट को अभी बाहर नहीं किया गया। इसमें जो लोग हैं उनको खास खास टास्क दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि अपने आंकड़े आप अपने पास संजो के रखें, और जब वक्त आएगा उन सबको इकट्ठा लेके फिर बहुत बड़ी इंडेक्स बनेगी, आंकड़े सामने आएंगे। 99% लोग जो कि इकट्ठे रह रहे हैं विवाह के बाद, पति पत्नी, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उन सब की अलग अलग किस्म की मजबूरियाँ भी होती हैं। कुछ ये सोचते हैं कि अब ऐसा कदम उठाने से समाज क्या कहेगा। कई अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं करते हैं। कई इसलिए चुप रहते हैं कि बच्चे छोटे हैं। कई इसलिए चुप रहते हैं कि उनके बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। कुछ इस मजबूरी से रहते हैं कि शादी के बाद अगर वे ऐसा करते हैं तो समाज में और लड़के के ससुराल वाला में क्या असर होगा। जो ये सर्वे 32 साल चला, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि पुरुषों के जीवन को बहुत खतरा हो जाता है। कम से कम 19% पुरुष जो है अपने जीवन के खतरे से खेल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कई किस्म के दबाव होते हैं, जिससे उनको अपना जीवन दूभर लगता है। वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते, वे अपने परिवार में ध्यान नहीं दे पाते, वो अपने रिश्तेदारों से कट जाते हैं, वो लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट उनके जीवन पे पड़ता है। इजराइल वाले सर्वे में 40 वर्ष की उम्र तक के पुरुषों से, जिनमें कुल संख्या 9000 बताई जा रही है, उन पे दृष्टि डाली गई, उनके संपर्क में रहा गया, उनसे बातें की गई, उनसे प्रश्न किए गए, उनके उत्तरों को नोट किया गया, तब जाके ये बात पता लगी। बताया गया है कि पोल्यूशन का जो बैड इफ़ेक्ट हमारे फेफड़ों पे, हृदय पे पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है, तकरीबन ऐसा ही बल्कि इससे भी भयंकर प्रभाव जिनके विवाह के कारण घर में कलह रहती है उनके जीवन पे पड़ता है। यानी कि उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि का खतरा ज़्यादा पाया जाता है। आप कहेंगे कि ये स्टडी इज़राइल में हुई है, तो उसका रिज़ल्ट इज़राइल की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत में जो इसका प्रभाव पड़ सकता है वो भी ऐसा ही है। शादी विवाह का मामला बहुत प्राइवेट और निजी मामला है। इसमें
लोग खुल के बात करना नहीं चाहते और उनसे खुल के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत निजी मामला है। और विदेशों में, यूरोप में तो इसके लिए खुली बात भी लोग कर लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कहा जाता है कि शादी का मामला बड़ा निजी है। अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन के झगड़े पड़ोसियों को तो क्या, रिश्तेदारों को भी नहीं बताए जाने चाहिए, क्योंकि इससे फिर लोग विशेष नज़रों से देखते हैं और आए वक्त पूछते रहते हैं कि बात कहाँ तक बिगड़ी, कहाँ तक बनी। कई तो कहते हैं कचहरी का दरवाज़ा खड़काने से क्यों हिचक रहे हो, झंझट ख़त्म करो। तो भारत की स्थिति कुछ अलग है। वहाँ विदेशों में समाज में लोग आपस में बात कर लेते हैं, ये तो आम बात है। लेकिन हमारे देश में ये चर्चा का विषय कभी नहीं बनता। घर की चार दीवारी के अंदर कहते हैं इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, मतलब कि सुलझा लेना चाहिए। लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश ना होकर भी निभाते चले जा रहे हैं, लेकिन विदेशी संस्कारों का प्रभाव पड़ने से बहुत सारे मामले कोर्ट में तलाक के लिए जाते हैं, पुलिस की नज़रों में आते हैं। अब महिला आयोग बना, महिला पुलिस इसलिए बनी है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए। लेकिन अब पुरुष आयोग भी तो चाहिए, क्योंकि पुरुषों की सुरक्षा कौन करेगा? वो कोई सॉलिड मेटल के तो बने नहीं है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो रोबोट बन रहे हैं वो भी अपना दर्द महसूस करने लगे हैं, जो कि साफ उनकी हरकतों से झलकता है। तो पुरुष आयोग का होना बहुत ज़रूरी है। उसके गठन के लिए अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। वो धीरे धीरे ये एक विकसित पेड़ बनेगा। आशा करता हूँ वैवाहिक जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखेंगे और कम से कम किसी महिला आयोग, महिला पुलिस या पुरुष आयोग या ऐसी कोर्ट कचहरी का आश्रय लेंगे। 99 में से 100, ठीक है, 100 में से 99 के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातों से, क्योंकि हमारे समाज में शुरू से ही ऐसी सामाजिक व्यवस्था रही है, जॉइंट फैमिली रही है। औरतें आपस में कभी नहीं झगड़ती थी। अब परिवार जो है छोटे हो गए हैं, फिर भी परिवार के कुछ सदस्यों में, महिलाओं में, पुरुषों में आपस में बनती नहीं है। तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए? हम कैसे विदेशी संस्कारों को बंडल बना के कहीं छोड़ आए? मैं तो ये चाहता हूँ कि जब अंतरिक्ष में कोई स्पेस यान कोई उपग्रह वाला लेके जाए तो इन किस्म के बंडल को उस पर लाद के चांद पे, मंगल ग्रह पे छोड़ आए और हमारी धरती को उससे निजात मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे आने वाले वीडियो का
इंतज़ार कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुरुष आयोग का गठन है भी ज़रूरी होगा।